नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे ब्राह्मण शरणम गच्छामि, ऐसा यूपी में क्यों होने लगा है। जी हां, मैं अगर कल बुधवार की बात करूं तो बीएसपी की तरफ से ये ऐलान किया गया कि खुशी दुबे यानी जो विकास दुबे की बहू हैं उनका केस अब बीएसपी लड़ेगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? चुनाव नजदीक आते ही यूपी में ब्राह्मणों को रिझाने के प्रयास तेज हो गए। पहले बीजेपी ने जतिन प्रसाद को अपने साथ जोड़ा और अब बीएसपी ब्राह्मणों को रिझाने के लिए मंडलों और जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना चुकी है। ये हाल सिर्फ बीएसपी और बीजेपी का ही नहीं है। सूबे की दूसरी महत्वपूर्ण पार्टी समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए कोरोना संक्रमण से पहले परशुराम की मूर्तियों की स्थापना शुरू कर दी थी। ये वो समय था जब पिछले साल कानपुर में विकास दुबे और उनके कई साथी कथित एनकाउंटर में मारे गए थे। इसके अलावा भी कई ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ था और विपक्षी दल इस बात को मुद्दा बना रहे थे कि मौजूदा सरकार ब्राह्मणों की विरोधी है। उस समय कांग्रेस पार्टी भी इस बारे में काफी मुखर हुई थी और पार्टी के उस वक्त के नेता जतिन प्रसाद ने बाकायदा ब्राह्मण चेतना मंच नाम की संस्था बनाई। लेकिन अब जतिन प्रसाद खुद बीजेपी में आ गए। आखिरकार ब्राह्मणों को रिझाने की वजह क्या है? दरअसल पिछले 3 विधानसभा चुनाव के ट्रेंड ये बताते हैं कि जिस पार्टी में सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक जीते उस पार्टी की ही यूपी में सरकार बनी। साल 2012 में समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने का अभियान चलाया। उस बार उनकी पार्टी में 21 विधायक ब्राह्मण समाज से ही थे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला और इस बार भी सबसे ज्यादा 46 विधायक ब्राह्मण हैं। बीएसपी के बाद सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने जिस अनुपात में अपनाया, ब्राह्मण उसी अनुपात में जीतने में सफल रहे। साल 2007 में बीएसपी ने 86 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मणों को टिकट दिया था और 41 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। साल 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए सर्व समाज का नारा दिया और यही समीकरण इस तरह सफल रहा कि बहुजन समाज पार्टी पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल हो पाई थी। इस नए प्रयोग का नाम सोशल इंजीनियरिंग दिया गया था। 14 साल बाद बीएसपी नेता मायावती एक बार फिर उसी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को अपनाने जा रही हैं। इसलिए साल 2022 के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए शुरू करने की योजना है, जिसकी शुरुआत अयोध्या से की जाएगी। बीएसपी ने इस काम की जिम्मेदारी महासचिव यानी कि बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को दी है। यूपी में आबादी के हिसाब से देखें तो ब्राह्मणों का क्या महत्व है? क्यों उन्हें चुनाव के समय इतना ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है? अगर संख्या के हिसाब से देखें तो 11 से 12% ब्राह्मण बताए जाते हैं। हालांकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां उनकी संख्या 20% है। पश्चिम यूपी के बुलंदशहर हो, हाथरस हो, अलीगढ़, मेरठ के अलावा पूर्वांचल और लखनऊ के आसपास के कई जिले हैं। जानकार ये कहते हैं कि बीएसपी के परंपरागत मतदाताओं के अलावा ब्राह्मण मतों का कुछ हिस्सा भी बीएसपी को मिल जाता है तो निश्चित तौर पर उन्हें फायदा पहुंचेगा। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों के रुझान के बाद बीएसपी या सपा मुस्लिम वोटों को भी पा सकेंगे, ऐसा उन्हें उम्मीद है। और ऐसा क्यों उन्हें उम्मीद है? उसका वजह साफ है कि यह माना जाता है कि मुस्लिम एंटी बीजेपी वोट करेंगे और बीजेपी के विरोध में जो ज्यादा मजबूत पार्टी नजर आएगी मुस्लिम उसको वोट देंगे, ऐसा इन पार्टियों का मानना है। इन पार्टी के नेता कहते हैं। अब पंचायत चुनाव के बाद जो परिणाम आए उसके बाद ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश और भी तेज हो गई। पंचायत चुनाव में बीएसपी ने कई जिलों में कुछ सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार खड़े किए, उनमें से ज्यादा उम्मीदवार जीते हैं। पार्टी को फिर से लगने लगा है कि यह प्रयोग अगर विधानसभा में भी किया जाए तो यह सफल हो सकता है। और साल 2017 में 70% से ज्यादा ब्राह्मणों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया
और साल 2014 और 2019 के लोकसभा में भी ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया तो बीजेपी को की भरपूर सीटें आई। और आपको मालूम है 2017 में 2/3 से ज़्यादा सीटें आई। इसलिए यह माना जा रहा है कि यूपी में सरकार बनाने में उनकी भागीदारी मिली तो निश्चित तौर पर जीत तय है। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों की जो नाराजगी बीजेपी के लिए है उसको जोरदार तरीके से भुनाया जाए। लेकिन बीजेपी ने भी जतिन प्रसाद को जोड़कर डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज पहले ही शुरू कर दिया है। कहा यह जाता है कि सत्ता में समुचित भागीदारी ब्राह्मणों को साल 1989 के बाद ही नहीं मिली। कांग्रेस के एक नेता तो यहां तक कहते हैं कि कांग्रेस कमजोर होने का नुकसान सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को ही हुआ है। वैसे बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है, लेकिन कलराज मिश्र के बाद अभी भी उस स्तर का नेता यूपी बीजेपी में दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ समय पहले तक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र बीजेपी की शोभा बढ़ाते थे, लेकिन अब बीजेपी में दिनेश शर्मा हैं जो उप मुख्यमंत्री तौर पर ब्राह्मण जाति से आते हैं, जो यूपी बीजेपी में बड़ा कद नहीं रखते हैं। इसलिए बीजेपी ने भी चुनाव से ठीक पहले जतिन प्रसाद को जोड़ा। और अगर बीएसपी की बात करें तो फिर से वो वही फॉर्मूला अपनाने जा रही है जिसको सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया था। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो भी अपने आप को ये बता रही है 1.5 साल से कि वो परशुराम भगवान, जिन्हें जो ब्राह्मणों के पूजनीय देवता हैं, ब्राह्मण जिन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी जयंती मनाने में सबसे ज़्यादा आगे दिखाई पड़ रही थी। तो जाहिर तौर पर जो पिछले 3 साल के ट्रेंड है उसके हिसाब से ब्राह्मण जिनके साथ जाते हैं सत्ता उन्हीं के हाथ होती है। और यही वजह है कि तीनों इंपॉर्टेंट पार्टियां जो यूपी में सत्ता में आने का ख्वाब देख रही हैं, जो ऐसा सोच रही हैं कि वो अगर मेहनत करें, ब्राह्मण उनके साथ आ जाएं तो सत्ता हासिल कर सकते हैं, वो ब्राह्मणों को रिझाने में लगे हुए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आते तक ब्राह्मणों का रुख क्या होता है। धन्यवाद, नमस्कार।